वुमेन प्रीमियर लीग अब अपने थर्ड मैच की तरफ बढ़ रहा है। दो मैचेस बहुत ही अल्टीमेट हुए थे, मजा आ गया था, एंटरटेनमेंट से भरे हुए थे ये मैच। लेकिन आगे की बात करते हैं। आज का मैच है मुंबई वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच में। और आपने जो पहला सीजन देखा था तो जो फर्स्ट मैच था गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली था, और इन दोनों के बीच में जो मैच होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि उसी मैच में एक सबसे बड़ी जीत हासिल करती है मुंबई इंडियंस, और सबसे लोएस्ट स्कोर जो है बनाती हैं वो है गुजरात जायंट्स। तो समझने वाली बात है कि गुजरात जायंट्स पिछली बार सीजन में बहुत सारी दिक्कतों के साथ खड़ी थी और पायदान के लास्ट नंबर पर ये खड़ी थी। अब थोड़ा सा कुछ इनके पास बदलाव हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या क्या और ऐसे प्लेयर हैं जो इनको जिता सकती है या मुंबई इंडियंस को फिर से वो जीत दिला सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इस मैदान की। मैंने हर बार आपको बताया है ये मैदान बहुत ही बैट्समैन के लिए फ्रेंडली है और हर एक बॉल को यहाँ पर हिट किया जा सकता है। फास्ट बॉलर कोशिश अगर ज़्यादा करता है, अगर उसकी स्पीड 135 से अगर ऊपर है तो वो बॉल बाउंस भी करेगी, लेकिन बैट्समैन के बैट पर आ गई तो ये बाउंड्री के पार जाएगी क्योंकि ये ग्राउंड थोड़ा सा छोटा रखा गया है और आउटफील्ड बहुत ज़्यादा तेज़ है। शाम के टाइम में ड्यू ज़रूर पड़ती है और ड्यू पड़ने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है सेकेंड टाइम बॉलिंग करने वालों को। लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग के जो दो मैच हुए हैं, पहले मैच में ड्यू फैक्टर ज़्यादा देखने को मिला, सेकेंड मैच में उतना ड्यू था नहीं, और इस वजह से आरसीबी पहले टॉस हार कर भी और बाद में बॉलिंग करते हुए भी जीत गई थी। तो अब बात करते हैं इसकी पिच की। तो पिच को तो आप अगर देखिए वुमेन प्रीमियर लीग में जितने भी बॉलर हैं वो लगभग स्पिनर या स्लो बॉलर हैं, तो उनको ज़्यादा फायदा होता है इस पिच से। फास्ट बॉलर अगर होता तो वो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, और फास्ट बॉलर अगर आपके पास है और पहले के ओवर डाल रहा है, यानी कि आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं और पहले के आप 10 ओवर डाल रहे हैं, तो उनको फ़ायदा मिल जाता है। कल भी आपने देखा था कि रेणुका की जो बॉल थी वो पहले के स्पेल में अच्छी सी बॉल गिर रही थी और थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रही थी। तो ये पिच हर किसी के लिए बढ़िया है अगर आपकी लाइन लेंथ ठीक है, लेकिन स्पिनर के लिए ये फ़ायदा देती है क्योंकि यहाँ पर लूज बॉल ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर आप ड्यू फैक्टर में भी रहते हैं तो भी यहाँ पे फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मैदान छोटा होने की वजह से आपने अभी देखा है कि स्कोर जो है बोर्ड पर ज़्यादा रन पड़ते हैं और ज़्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है आपको अभी तक के सारे मैचेस में। आगे की बात करते हैं। अभी तक के ये सारे मैच हो चुके हैं T20 में 8 मैचेस, जिसमें इस तरह का करिकुलम है। आप लोग देख सकते हैं कि किस में क्या क्या हो रखा है, यानी कि टॉस जीतकर पहले हर कोई जो टीम है वो पहले बॉलिंग करना ही चाहेगी, क्योंकि शाम के टाइम में अगर ड्यू बढ़ जाता है तो बैट्समैन को फ़ायदा है, न कि बॉलर को। तो इस वजह से इस तरह से रखा गया। लेकिन वुमेन जो T20 हुआ है उसमें अभी तक 8 मैचेस हैं, जिसमें 4-4 का दोनों ही सेम चला है। तो इसका मतलब है कि फिलहाल में इतना कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन फर्स्ट मैच और सेकंड मैच जो हुए हैं अल्टीमेट हुए हैं और दोनों में लास्ट ओवर तक मैच गया है, और लास्ट ओवर तक ये सबको पता था कि मैच कहीं पे भी जा सकता है। आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके दो मैच हो चुके हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉस जीतकर जिसने पहले बैटिंग करी है या पहले बॉलिंग करी है, तो जो पहले बॉलिंग करके वहाँ पर था उसने भी यहाँ पर विन किया है, और जो जिसने पहले बैटिंग करी है उसने भी विन किया है। तो यहाँ पर देखिएगा हाई स्कोर अभी तक 173 है और लो स्कोर अभी भी 155 है। विकेट बराबर गिर रहे हैं, तो हाई स्कोरिंग यहाँ पर मैच रहता ही रहता है। लेकिन अगर कोई टीम गलत कर ले और अपने खुद के हिसाब से अगर प्लेइंग नहीं कर पाए या कुछ गलतियाँ कर ले जिसकी वजह से यहाँ स्कोर लो हो सकता है, लेकिन लो ज़्यादा से ज़्यादा 100 के आसपास ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आगे की बात करते हैं मुंबई वर्सेस गुजरात जायंट्स की। तो देखिएगा गुजरात जायंट्स अभी तक 8 मैचेस जो पिछले सीजन में खेले थे उसमें इसने 6 लॉस किए थे और 2 विन किए थे। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो मुंबई इंडियंस के अब 9 मैचेस हो चुके हैं। 9 मैचेस में उसकी 7 विन है और 2 अभी भी लॉस हैं कंप्लीट सीजन को मिलाकर। आगे की बात करते हैं कि अब इन दोनों के बीच में मैचेस हुए हैं, वो भी 2 मैचेस हुए हैं, और दोनों मैचेस में अब होता यह है कि मुंबई इंडियंस का पलड़ा यहाँ पे भारी रहता है। फर्स्ट सीजन का फर्स्ट मैच इन दोनों के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में जो मैच होता है उसमें टॉस गुजरात जायंट्स जीतती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है।
जिसकी वजह से मुंबई बैटिंग करने के लिए उतरती हैं और मुंबई की तरफ से 207 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और ये पहला ही मैच था वुमेन प्रीमियर लीग का जिसमें पहला ही आंकड़ा 207 रन पर चला गया था 20 ओवर के साथ। उसमें हेली मैथ्यूज के 47 रन, हरमनप्रीत कौर अभी तक बहुत ही अच्छा प्ले कर रही है 65 रन, एमेलिया खेर उनके भी 45 रन। ये आप जो प्लेयर देख रहे हो वो आपको हर एक मैच में एक ना एक प्लेयर आपको अच्छे से खेलता हुआ जरूर दिखेगा, ध्यान रखना बैटिंग के तौर पर। बॉलिंग की बात करूं तो गुजरात जायंट्स की तरफ से स्नेहा राणा थी जिसने सिर्फ 2 विकेट निकाले थे, बाकी कोई बॉलर खास प्रदर्शन नहीं कर पाया था। गुजरात जायंट्स की बात करें तो डायलन हेमलता, इसने बहुत कोशिश की थी, नॉट आउट भी रही थी, 29 रन बनाए थे लेकिन पूरी टीम आउट हो गई थी और यहाँ पर 64 रन पर सारी टीम आउट हो जाती है। सबसे लोएस्ट स्कोर है फर्स्ट सीजन का और अभी तक जितनी मैच हुए WPL के सबसे कम स्कोर ये है। 15 ओवर जरूर खेले हैं इन्होंने। इसमें साइवर ब्रंट, सबसे बड़ी बात है सिवर ब्रंट के 2 विकेट निकाले थे 5 रन देकर 2 ओवर में। शेखा ने भी 4 विकेट निकाले थे 11 रन देकर और 3 ओवर फेंके थे। एमेलिया केयर, अब देखिए एमेलिया केयर ऑलराउंडर की बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं और साथ में हेली मैथ्यूज भी बहुत ही अच्छी प्लेइंग कर रही है, ध्यान रखना। तो इस तरह से आप आंकड़े देख सकते हैं। अगला मैच जो होता है इन दोनों के बीच वापस होता है और ये इस बार भी गुजरात जायंट्स टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का फैसला लेती है। उसमें मुंबई इंडियंस 162 रन बनाती है 8 ओवर में और 8 विकेट खो जाती हैं 20 ओवर में। यहाँ हमें यास्तिका भाटिया देखने को मिलती है 45 रन, साइबर ब्रंट भी 36 रन बनाती है, हरमनप्रीत कौर के 51 रन यहाँ पर वापस बोर्ड पे देखने को मिलते हैं। इसमें गार्डनर के 3 विकेट 34 रन देकर यहाँ पर 3 विकेट चटकती है गुजरात जायंट्स की तरफ से। दूसरी तरफ यहाँ पर हर्लिन डेवल के 22 रन आते हैं, स्नेहा राणा यहाँ पर 20 रन बनाती हैं और उसके साथ में 107 रन 9 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाती हैं और ये भी मैच जो है गुजरात जायंट्स एक बड़े अंतर से हार जाती हैं। साइबर ब्रंट यहाँ पर 3 विकेट, हेली मैथ्यूज 3 विकेट और एमेलिया केयर 2 विकेट और इसी के साथ ये मैच भी हार जाती है। तो टोटल मिलाकर एक बहुत बुरा जो दौर था वो फर्स्ट सीजन था गुजरात जायंट्स के लिए। और अब यहाँ पर मैचेस देख सकते हो, अब यहाँ पर मुंबई इंडियंस थोड़ा सा आगे हैं, ध्यान रखना। मुंबई इंडियंस का यहाँ पर पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी रह सकता है क्योंकि पहला मैच वो बहुत बढ़िया तरीके से खेला था। गुजरात जायंट्स अभी भी अपनी उस ले को तलाश रही हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं जो आप लोगों के निगाहों में रहने चाहिए, क्योंकि ये लोग पिछले 5 मैचेस में किस तरह से खेले हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए। गुजरात जायंट्स की बात करते हैं तो गुजरात जायंट्स में सबसे पहले नाम आता है वॉलवर्थ का और ये वॉलवर्थ जो है अभी फिलहाल अपने करियर के स्ट्रगल मोड पर बैठी हुई है। उसके बाद में लिचफील्ड की बात करते हैं तो लिचफील्ड अभी फिलहाल ये भी अपने स्ट्रगल मोड पर है। ध्यान रखना अभी तक जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें इंडियन जो प्लेयर हैं उनके ऊपर जिसने दाव लगाया वो बढ़िया रहा है, यानी कि जो इंडियन प्लेयर हैं वो अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रही हैं। बाकी बात करते हैं मिश्रा की, तो मिश्रा जी भी अभी फिलहाल अपने बैट पर जोहर नहीं दिखा रहे हैं। पूजिता की बात करें तो पूजिता एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बैटिंग के लिए, ये काफ़ी हद तक अच्छी बैट्समैन निकल कर आ सकती हैं। कृष्णा मूर्ति की बात करते हैं, कृष्णा मूर्ति भी पिछले काफ़ी मैचेस हैं तो जो जिसमें उनके बैट से भी रन आ रहे हैं और बॉलिंग भी अच्छी करती जा रही है, तो एक अच्छा ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए ऑलराउंडर के तौर पर। गार्डनर की बात करें तो गार्डनर एक अच्छा ऑप्शन है ऑलराउंडर का, क्योंकि पिछले मैचेस में पिछले सीजन में इन्होंने बहुत अच्छा कारनामा किया था और अभी भी जो है बैटिंग से भले ही उनके रन कम आ रहे हैं लेकिन बॉलिंग की तरफ से ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है, यानी कि ऑलराउंडर का अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा रहता है। अगर मान ली बैटिंग अच्छी नहीं करें, अगर बॉलिंग अच्छी कर ले तो फायदा हो जाएगा। हेमलता की बात करते हो तो हेमलता एक अच्छी बैट्समैन के तौर पर दिख सकती हैं और हेमलता के बैट से रेगुलरली रन आ रहे हैं। हर्लिन डेवल की बात करते तो हर्लिन डेवल एक चमकता हुआ सितारा है और ये सेंटर टीम से भी खेलती हैं ये, और उसके अलावा ये अच्छी एक बैट्समैन भी हैं और ऑलराउंडर का भूमिका भी अच्छे से निभा लेती हैं। कभी कभी इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी जाती है। ब्रायंस की बात करते हैं तो ब्रायंस अभी फिलहाल ठीक है अपने अच्छे मोड पर चल रही है, एक अच्छे पॉइंट पर ये बैठी हुई हैं तो इनके बैट से रन निकल सकते हैं।
सातगरे की बात करें तो सातगरे साइली सातगरे एक ये रिप्लेसमेंट है काशवी गौतम की। काशवी गौतम गुजरात जायंट्स की तरफ से उनको 2 करोड़ प्राइस में खरीदा गया था। एक अनकैप्ड खिलाड़ी थी जिनको इतना प्राइस मिला था और पहली इंडियन भी थी जिसको 2 करोड़ रुपए में खरीदा जा रहा था। तो सेकंड सीजन की जो सबसे इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा प्राइस की थी तो वो चोट की वजह से WPL से बाहर निकल गई है। उनकी जगह सातगरे को लिया गया है। सातगरा एक मुंबई की तरफ से खेलती हैं लेकिन अच्छा प्रदर्शन भी करती हैं, इसकी वजह से उनको बुलाया गया है। एक ऑलराउंडर के तौर पर अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। तो ध्यान रखना बैटिंग के तौर पर तो ठीक है लेकिन बॉलिंग के तौर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा रहता है। एस राणा की बात करते हैं तो एस राणा ऑलराउंडर के तौर पर ठीक है लेकिन फिलहाल उनके झोली में विकेट अभी कम ही आ रहे हैं। कंवर की बात करते हैं तो कंवर की बॉलिंग जो है बहुत बढ़िया है लेकिन बैटिंग में कभी कभी इनके बैट से रन निकल सकते हैं। पठान की बात करते हैं, पठान की बॉलिंग बहुत बढ़िया है, बैटिंग भी अच्छी है तो आप ऑलराउंडर के तौर पर पठान को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना टॉस अगर आपका हो जाता है तो टॉस के टाइम में आपको ये देखना पहले पड़ेगा कि बॉलिंग कौन कर रहा है। अगर बॉलिंग जो टीम कर रही है उसके बॉलर अच्छे निकल सकते हैं और बैट्समैन भी अच्छे निकल सकते हैं। लेकिन दूसरे टाइम में जिसने पहले बैटिंग कर रही है उसके बैट्समैन अच्छे हो सकते हैं लेकिन बॉलिंग के टाइम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुनी की बात करते हैं तो मुनी एक अच्छे बॉलर के विकेट कीपर के तौर पर एक अच्छी प्लेयर निकल कर आ सकती हैं। उसके अलावा लहू बॉलिंग के तौर पर ये ठीक है और बैटिंग के तौर पर भी ठीक ठाक जो है इनका प्रदर्शन रहा है। कश्यप की बात करते हैं तो कश्यप एक अच्छी बॉलर के तौर पर निकल सकती है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आती है शाकिल की। तो शाकिल की बॉलिंग और बैटिंग बहुत बढ़िया है तो इनके ऊपर आप दाव लगा सकते हैं। और एम सिंह फिलहाल अपने जो है करियर के ठीक ठाक मोड पर है, इनके ऊपर आप दाव लगा भी सकते हैं। मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है नाम, वो आता है हरमनप्रीत कौर का और उनका जो कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही अच्छा खेल रही है। फिलहाल पिछले काफ़ी मैचेस में अच्छा नहीं खेल पाई लेकिन जब भी वुमेन प्रीमियर लीग आता है उनका रंग बदल जाता है। तो अभी पिछले मैच में 55 रन बनाए थे, 50 मारी थी। एच काजी की बात करते हैं तो कैच काजी अभी तक उनको खिलाया नहीं गया, अभी वो शांत बैठी हुई हैं, अभी उनको बेंच पर बैठाया गया है। कौर की बात करते हैं तो उनको सिर्फ 3 रन बनाए थे और 3 रन के बाद में वो ज़्यादा रन बना नहीं पाई। ओके, आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर केयर देखने को मिली थी और केयर के बैट से 24 रन भी निकले थे और उसके अलावा 2 विकेट भी चढ़ गए थे 43 रन पर। हेली मैथ्यूज की बात करते हैं कि हेली मैथ्यूज सबसे बड़ा चमकता हुआ सितारा था, इसके ऊपर सबने दाम लगाया था लेकिन ये कुछ खास नहीं कर पाई थी। 0 रन बनाया था और 0 विकेट यहाँ पर निकाला था। बालाकृष्ण की बात करते हैं तो बालाकृष्ण की जो बॉलिंग है, बैटिंग तो आई नहीं थी लेकिन बॉलिंग के तौर पर इन्होंने अच्छा नहीं कर पाई थी, सिर्फ 13 रन दे पाई लेकिन विकेट 0 लेके आई थी। साइबर ब्रांड की बात करते तो 19 रन तो मारे ही हैं, साथ में 2 विकेट भी निकाले थे 33 रन देकर। वास्त्राकार उनकी बैटिंग तो आई थी लेकिन खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन उनकी बॉलिंग की तरफ देखते हैं वहां पर भी इनका विकेट उनको मिला ही नहीं था। एस संजना की बात करें तो एस संजना अभी फिलहाल एक अच्छे सितारे के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि लास्ट बॉल में 5 रन चाहिए थे मुंबई इंडियंस को, वहां पर ये छक्का मारकर इस मैच को जिता देती हैं। बाला की बात करें तो बाला को खिलाया नहीं गया लेकिन यास्तिका भाटिया एक विकेट कीपर के तौर पर एक अच्छी बैटिंग कर रही है और उसको पता है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही मैच है तो उनको पता है कि किस तरह से खेलना है और क्या नहीं करना है। तो यास्तिका भाटिया एक अच्छे विकेट कीपर के तौर पर आप उनको देख सकते हो। इसी वॉन्ग को खिलाया नहीं गया था, उनकी जगह वापस बात करें इसाका को खिलाया गया लेकिन 17 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं निकाली थी। स्माइल की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाला 24 रन देखकर। तो आपको पता है कि अब क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि पिछले दौरे में क्या क्या रहा है। तो ऐसी जानकारी देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा, लाइक ज़रूर करना अगर वीडियो पसंद आया है तो, और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।